मैं और मेरे भाई पवन का खुद का कारोबार था। पवन बहुत ही सीधा और सज्जन व्यक्ति था, जबकि मैं गलत संगत में पड़कर इधर उधर पैसे बर्बाद करने वाला लड़का बन गया था। सारा कारोबार मेरे भाई पवन ने ही संभाल रखा था, जबकि मैं सिर्फ इधर उधर घूमता और दोस्तों पर पैसे लुटाता था। मुझको एक लड़की से प्यार भी हो गया था। उसका नाम रिया था। उससे मैं शादी करना चाहता था, पर जब मैंने रिया के घर वालों से अपनी शादी की बात कही तो रिया के पिताजी ने साफ मना कर दिया था। हम तुम्हारे जैसे आवारा लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। पर मेरे और रिया के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना नामुमकिन था। जब हम दोनों को अपनी शादी हो पाना मुश्किल लगा तो हम दोनों ने आपसी रजामंदी से एक योजना बनाई। हम दोनों भाइयों में काफ़ी खुलापन था। लड़कियों को लेकर भी आपस में काफ़ी हंसी मजाक भी चल जाता था। इसी बात का फ़ायदा मैंने उठा लिया और अपने मोबाइल फ़ोन में रिया का फ़ोटो दिखाया। फ़ोटो देखते ही पवन को रिया बहुत पसंद आ गई। अरे राहुल, यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पवन ने उतावले होते हुए कहा। हाँ भैया, खूबसूरत तो है, पसंद हो तो बात चलाऊं, मैंने पासा फेंका। अरे नहीं नहीं, यह सब अच्छी बातें नहीं हैं। पवन थोड़ा शर्मा सा गया। अरे भैया, शर्मा क्यों रहे हो? यह इसका फ़ोन नंबर है और चैटिंग शुरू कर दो। मैंने एक और दाव फेंका। पवन सीधा साधा लड़का था। जमाने की हवा उसे लगी नहीं थी, इसलिए उसे मेरी चाल समझ में नहीं आई। उसने धीरे धीरे रिया से फ़ोन पर बातें शुरू कर दी। रिया ने भी पवन को अपने प्रेम में गिरफ्तार कर लिया और जब ऐसा लगने लगा कि वह रिया के बिना नहीं रह पाएगा, तब उसने खुद ही अपनी माँ से अपने मन की बात कह दी। हमारे पिता की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े दिनों के बाद माँ ने पवन की आंखों में कोई चमक देखी थी, इसलिए वे पवन को मना ना कर पाई और शादी के लिए ना सिर्फ हाँ कर दी, बल्कि खुद ही रिश्ता लेकर रिया के घर पहुंच गई। रिया के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और जब उन्होंने रिया का मन टटोला तो उसकी भी रजामंदी देखकर रिया के घर वालों ने रिया और पवन की शादी करा दी। सुहागरात के दिन जब पवन अपने कमरे में पहुंचा और रिया का चेहरा देख जब उसके पास जाना चाहा तो रिया ने मना कर दिया। क्या आपने सिर्फ शरीर के लिए मुझसे शादी की है? रिया ने पवन से धीरे से पूछा। नई दुल्हन से पवन को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह एकदम सकपका सा गया। नहीं, लेकिन दोस्त तो कहते हैं कि यह सब ज़रूरी होता है, पवन ने शर्माते हुए कहा। देखिए, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं इन सब कामों में नहीं। मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तभी हमारे बीच में कोई बात बन सकेगा, रिया ने समझाने वाले अंदाज में कहा। पवन भोला था, वह रिया की बातों में आ गया और यही समझता रहा कि रिया पढ़ाई में बिजी है, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन पवन को क्या पता था कि मैं ही उसके साथ दुश्मनी कर रहा हूँ। अब हर रात को जब सब सो जाते रिया मेरे पास आ जाती और हम एक साथ रहते। एक रात को जब घर के सभी लोग गहरी नींद में थे, रिया चुपचाप उठी और बगल वाले कमरे में चली गई। उस कमरे में मैं सो रहा था। रिया मेरे पास आई, बगल में आकर लेट गई और मेरे बालों में उंगलियां फिराने लगी। उसके लगातार ऐसा करने से मैं जाग गया और बगल में रिया को लेटा देख धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। हम दोनों को एक दूसरे के साथ लेटे हुए सुबह के 5 बज चुके थे। रिया जब अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने उसे पकड़कर फिर से घसीट लिया। जाने दो ना, तुम्हारे भैया जाग गए होंगे, रिया ने डरते हुए कहा। अरे जाग गए होंगे तो जागने दो ना,
उन्हें मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ किया है। वैसे भी उनको यह सब हमारा प्लान समझ में नहीं आएगा, इतने स्मार्ट नहीं है वे। मैंने कहा। मेरी इस बात पर हम दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे और रिया अपने कमरे में चली गई जहां पवन सो रहा था। उसने एक नज़र अपने पति की ओर डाली और उसके माथे को चूम लिया। पवन ने आंखें खोली और कहने लगा, रिया तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, रोज़ मेरे माथे पर चूम कर जगाती हो। मुझे यह बात बहुत अच्छा लगता है। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। यह कहकर पवन ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। पवन तो अपने काम में बिजी रहता और मैं और रिया एक साथ समय बिता रहे थे। अब हम दोनों मैं और रिया एक साथ समय बिता रहे थे। अब हम लोगों को किसी की परवाह नहीं थी। वैसे भी मेरे और रिया में भाभी देवर का रिश्ता था, इसलिए माँ को भी शक नहीं हुआ। रिया कभी कभी डॉक्टर को दिखाने को कहती तो पवन यही कह देता कि आज दुकान पर बहुत काम है, तुम राहुल के साथ चली जाना। फिर क्या था, मैं और रिया घर से निकल जाते और घूमकर 3-4 घंटे में लौट आते। किसी ने कभी सोचा भी ना था कि एक प्रेमी जोड़ा अपने प्रेम को कायम रखने के लिए इस कदर गंदे खेल को अंजाम दे सकता है। पवन और रिया की शादी को 1 साल बीत चुका था, पर अभी तक रिया पवन को अपने पास नहीं आने दिया। जब पवन से ना रहा गया तो उसने शर्माते हुए यह बात अपनी माँ से बता दी। माँ को कुछ अजीब सा तो लगा, पर उन्होंने सोचा कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है, अभी ये बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। यह सोचकर उन्होंने उल्टे ही पवन को समझा दिया। एक दिन की बात है, पवन शाम को दुकान बंद करके घर लौट रहा था। वह कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान की तरफ बढ़ा। तभी एक पान की गुमटी के पीछे से मेरी आवाज़ आती हुई सुनाई दी। मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। पवन वहीं रुककर मेरी बातें सुनने लगा। एक दोस्त मुझसे कह रहा था, अरे भाई राहुल, दिमाग हो तो तेरे जैसा, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को तुमने अपनी भाभी बना लिया और अब तो जब चाहे जितनी चाहे उतनी बार रिया से मिल सकता है। अरे यार, मैं यह सब नहीं करना चाहता था, पर रिया का बाप मुझ जैसे आवारा लड़के से अपनी लड़की की शादी करना ही नहीं चाहता था, इसलिए मुझे उसकी शादी अपने भैया से करवाने का ये नाटक करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, रिया भी बड़ी चालाक निकली। उसने आज तक भैया को अपना शरीर छूने तक नहीं दिया है, पर उसे क्या मालूम कि रिया के साथ मैं कई बार अपनी कलाकारी दिखा चुका हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा। इतना कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अपने खिलाफ इतना बड़ा धोखा होने की उम्मीद पवन को सपने में भी नहीं थी और जिस तरह से मैंने रिया के लिए गलत बातें कह रखी थी, उनसे पवन का खून उबाल मारने लगा था। बेईमान, कमीने, धोखेबाज भाई होकर तूने भाई को धोखा दिया। ऐसे चिल्लाते हुए पवन ने मुझको एक जोरदार तमाचा मार दिया। अपने दोस्तों के सामने हुई इस बेइज्जती को मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने भी पवन पर हाथ छोड़ दिया। हम दोनों भाई आपस में ही लात घूंसे चलाने लगे। मेरा खून गर्म तो था ही और यह गर्मी तब शांत हुई जब मैंने एक टूटी बोतल अपने भाई पवन के सीने में उतार दी। दर्द से छटपटा रहा पवन खून से नहा उठा था और कुछ देर में वह शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। सामने भाई पवन की लाश देखकर मैं पहले तो घबराया, पर बाद में पुलिस की कार्रवाई और इस झमेले से बचने के लिए मैंने प्लान बनाया। मैं और मेरे दोस्त ने पुलिस में यह बताया कि
कोई लूटने के मकसद से पवन का खून कर गया है और पर्स, मोबाइल फ़ोन, घड़ी वगैरह भी हम लोगों ने ठिकाने लगा दिया। पवन अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहने रहता था, जिस पर मेरा दिल आ गया। इसलिए वह अंगूठी मैंने पुलिस को ना देकर अपने पास रख ली थी। पुलिस ने भी मेरी बात को सच मान लिया और लूट का केस मानकर केस बंद कर दिया। मेरी माँ ने भी अपनी फूटी किस्मत समझकर आंसू पोंछ लिए। पवन के मरने के बाद माँ एकदम अकेली हो गई थी और वे रिया के कमरे में ही सोने लगी थी। माँ के रिया के साथ सोने से मेरे और रिया का बना बनाया खेल चौपट सा दिखने लगा, क्योंकि अब हम दोनों नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए मैंने मन ही मन एक दूसरा प्लान बनाया। माँ, पवन भैया के जाने के बाद से आप बड़े अशांत रहने लगी हो, आपको शांति मिले इसलिए चलो मैं आपको और भाभी को कहीं घुमा लाता हूँ। कुछ दिन बाहर घूम आएंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा। मैंने मासूमियत भरे लहजे में अपनी माँ से कहा, अरे बेटा, मैं अब बूढ़ी हड्डियाँ लेकर कहाँ जाऊँगी, तुम और रिया ही हो जाओ, मैं यहीं रहकर घर की देखभाल करूँगी। माँ ने कहा, अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। मैं और रिया जो चाहते थे वही हमको मिल गया। फिर क्या था, हम दोनों ने खूब रुपया पैसा इकट्ठा किया और निकल पड़े शांति की तलाश में। इधर मेरे माँ घर में अकेले होने के चलते घर की साफ सफाई में लग गई। सफाई के दौरान उन्हें मेरे कमरे की अलमारी में पवन की वह अंगूठी मिली जो मैं उसको मारने के बाद ले आया था। अचानक से पवन को लूट लिया ये जाना, जबकि पवन कई सालों से उस रास्ते से आता जाता था, और आज अचानक से पवन की अंगूठी का मेरी अलमारी में मिलना माँ के दिल में शक सा पैदा कर गया। माँ ने कमरे को और खंगाला तो पाया कि रिया की चुन्नी भी मेरे कपड़ों में मिली। माँ समझ गई कि क्या मामला है, लेकिन वह कर क्या सकती थी। उन्होंने मेरे दोस्तों को घर पर बुलाया और बातों बातों में सारा भेद उगलवा लिया। अब उनके पास एक ही उपाय था, हम दोनों की शादी कर देना, ताकि देवर भाभी का खेल किसी को पता नहीं चले। जब हम वापस आए तो माँ ने मुझसे पूछा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी चाही तो माँ मुझसे दूर हट गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं कर पाऊँगी। माँ इतना कहकर अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने और रिया ने शर्म से अपने चेहरे को झुका लिया।